तो आज हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ए सेल है। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेल है। आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। दो प्रकार के सेल हैं, एक है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसी के साथ उसके अंदर मौजूद होता है एक न्यूक्लियोलस। तो ये तीन चीजें हमको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की तो न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है और ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें मौजूद नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपका डिफ्यूज्ड स्टेट में रहता है। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये आपका डिफ्यूज्ड स्टेट में रहता है और इसी प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। इसी को हम जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर। तो ये हमारा न्यूक्लियस जो है एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल पार्ट ऑफ ए सेल है। न्यूक्लियस के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अगर फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस के फंक्शंस में न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का तो स्टोर हाउस है ही और इसके साथ साथ जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको रेगुलेट हमारा न्यूक्लियस करता है, रेगुलेट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सेल की वो हमारा न्यूक्लियस गवर्न करता है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो है ये रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल बोला जाता है। दो प्रकार के सेल होते हैं, उनका जो डिवीजन हुआ है वो न्यूक्लियस के आधार पर हुआ है। एक यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक में आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है, एग्जैक्ट न्यूक्लियस होता है और वहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस होता है, यानी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की अब्सेंस देखने को मिलती है। तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसकी एक अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है और इसके साथ न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस का काम है जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, इसको गवर्न करना, इसको कंट्रोल करना। तो न्यूक्लियस हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और गवर्न करता है। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इसके आगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं।
हाँ क्या क्या बोला? साइज थोड़ा बड़ा करें, ठीक है। इसको रब करते हैं, सबका हो गया? आप लोगों ने लिख लिया इसको? तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहला पार्ट आपका आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला पार्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपकी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती एक मेम्ब्रेन। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़ ही चुके हैं, फॉस्फोलिपिड की एक बाई लेयर होती है जिसमें प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और लिपिड्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती मेम्ब्रेन है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये आपकी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो डिस्टेंस होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच इन दोनों के बीच का गैप होता है, डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कहां से प्राप्त होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो ओरिजिन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेटेड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी जो डेवलप होती है, बनती है, जब सेल का स्टार्टिंग फेज होता है, जब सेल बनता है तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हमको प्राप्त होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर है और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है और इन दोनों के बीच जो गैप है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ छिद्र होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो पोर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पोर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको पोर्स देखने को मिलते हैं। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स है तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर पॉसिबल होता है। ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स के जरिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट होता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो उसमें आपका आ जाता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स नाम के बायोमॉलिक्यूल्स आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आपके इन पोर्स के थ्रू पास आउट होते हैं। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला पार्ट हमारे न्यूक्लियस में आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड या कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बनी होती है। तो उसी प्रकार ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है, देखने में सिमिलर लगती है, क्योंकि ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है और उन दोनों लेयर्स के बीच 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, यानी कुछ ओपनिंग्स होती हैं, कुछ छिद्र होते हैं, जिन पोर्स के जरिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स इनका ट्रांसपोर्टेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आगे बढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें करीब करीब 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन contains 20 types of protein, contains 20 types of proteins। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये सभी आपके एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, which are enzymatic in nature। तो आपको पता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारे बायोकैटालिस्ट होते हैं, आर एंजाइमेटिक इन नेचर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि सभी प्रकार के एंजाइम्स के नेचर के होते हैं। एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, नेचर में प्रोटीन के बने होते हैं। और जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी प्रोटीन्स हैं, मगर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है हमारा एक बायोकैटालिस्ट है जो कि किसी भी रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है या इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे आपको 20 प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं जो सभी प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस जो हैं वो एंजाइमेटिक नेचर के हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमको पाए जाते हैं? तो एक एंजाइम है आपका ATPase। ATPase नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद दूसरा एंजाइम है, उसका नाम है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450। इसके बाद एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। ये सभी एंजाइम आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। इसके बाद हम लोग आगे न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ेंगे जिसको हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं।
नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन? ओके। तो हम लोग एक अच्छा सा डायग्राम देखते हैं न्यूक्लियस का, जिसमें हमको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि न्यूक्लियस का डायग्राम जैसे होता है। अभी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया है। तो न्यूक्लियस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ये मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और आप देख रहे हैं कि बीच बीच में यहाँ पर गैप्स हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच में गैप्स हैं, जिसको मैं एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर रहा हूँ, दीज आर योर न्यूक्लियर पोर्स। ये आपके न्यूक्लियर पोर्स हैं। दीज आर योर न्यूक्लियर पोर्स। ये आपके न्यूक्लियर पोर्स हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, ये आपका कहलाता है पूरा न्यूक्लियोलस। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके से आप जो पूरा ये स्फेरिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो स्फेरिकल आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दिस इज योर न्यूक्लियोलस। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेम्ब्रेन लाइक, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, पूरे न्यूक्लियस को ये एनक्लोज करता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन। इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। तो ये आपका पूरा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। और बीच में जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस देख रहे हैं, या यहाँ पे जो स्पेस है, इस तरह से जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, और इन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिब्रिल्स। ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिब्रिल्स। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिब्रिल्स। तो बच्चों, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया था। अब जो हमारा सेकंड पोर्शन आता है, सेकंड पार्ट आता है,
वो है आपकी न्यूक्लियर मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट जो न्यूक्लियस का आता है उसका नाम है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। इसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, इसको आप कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो गया ये, या फिर इसका नाम है कैरियोलिम्फ। तो ये जो आपकी न्यूक्लियर मैट्रिक्स है पूरी, ये आपकी जेली लाइक मैट्रिक्स है, जेली लाइक सब्सटेंस से बनी होती है, जेली लाइक मैट्रिक्स है। तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स बनाती है। अगर इसकी हम बात करें तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है वो हाईली ग्रैन्युलर होती है, यानी इसमें छोटे छोटे दानेदार प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो ये हाईली ग्रैन्युलर है, इसमें ग्रैन्यूल्स लाइक पार्टिकल्स मिलते हैं, हाईली ग्रैन्युलर है, जिसमें आपको डीएनए भी मिलेगा, जिसमें आपको आरएनए भी मिलेगा और इसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे। इसमें आपको तीनों चीजें मिलती हैं, डीएनए भी मिलता है, आरएनए भी मिलता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन भी देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है कि प्रोटीन जो हमारे होते हैं यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स ये आपके डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं, यानी बेसिक अमीनो एसिड से बनते हैं। डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स की बात की जाए ये बेसिक अमीनो एसिड से बनते हैं, बेसिक अमीनो एसिड से मेडअप होते हैं, मेडअप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। और दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो दो प्रकार के हमको प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। डीएनए आरएनए के साथ साथ हमको प्रोटीन जो मिलते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स के रूप में और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के रूप में देखने को मिलते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी बेसिक अमीनो एसिड्स के द्वारा बने हुए प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो क्रोमैटिन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल देख रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का क्रोमैटिन मटेरियल आपको यहाँ कंडेंस फॉर्म में भी मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये आपको कंडेंस फॉर्म में क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंडेंस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, ये कंडेंस्ड जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। तो जो क्रोमैटिन आपका कंडेंस्ड फॉर्म में है इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म, यानी कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, इसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। ये कंडेंस फॉर्म में क्रोमैटिन पाया जाता है। बाकी जो ये थर्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो भी आपका पूरा क्रोमैटिन ही बोला जाता है, मगर जो एक्सट्रीमली कंडेंस फॉर्म है दैट विल बी नोन एज हेटेरोक्रोमैटिन, उसको हम हेटेरोक्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये एक नेटवर्क है क्रोमैटिन मटेरियल का। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्रोमैटिन मटेरियल का क्या है, नेटवर्क है, तो इसको हम हेटेरोक्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। तो दूसरा पार्ट जो था हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स वो इसी के साथ खत्म हो जाता है और ये कंप्लीट न्यूक्लियस का डायग्राम है जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, न्यूक्लियर पोर्स भी मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिलेगा और क्रोमैटिन भी देखने को मिलेगा। जो अब तीसरा पार्ट आता है, तीसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, उस तीसरे पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। थर्ड पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस की लोकेशन आपको पता है कहाँ पर है, ये है आपका न्यूक्लियोलस, दिस इज योर न्यूक्लियोलस। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने इसके अंदर बनाया है इसी को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। दिस डॉटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज
न्यूक्लियोलस, इसी को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा, मगर स्पर्म सेल में आपको न्यूक्लियोलस नहीं मिलेगा। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट स्पर्म। जो मेल सेक्स सेल है वहां पे आपको न्यूक्लियोलस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट स्पर्म। तो जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है सभी जगह आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा, मगर स्पर्म में आपको न्यूक्लियोलस नहीं मिलेगा। ये एक एक्सेप्शन केस है। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो न्यूक्लियोलस है, जब भी हमारी सेल साइकिल और सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियोलस उस समय बहुत सारे चेंजेस करता है। तो न्यूक्लियोलस शोज चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल। तो किस तरह के चेंजेस आते हैं ये भी देखना पड़ेगा। शोज चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान न्यूक्लियोलस आपको कई सारे चेंजेस शो करता है। तो होता यह है कि जब भी सेल साइकिल हमारी स्टार्ट होती है तो उसमें एक स्टेज आती है जिसको हम प्रोफेज बोलते हैं। उस समय हमारा न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और टेलोफेज के समय हमारा न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। तो प्रोफेज के समय न्यूक्लियोलस आपका डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। वहीं पर टेलोफेज के वक्त हमारा न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस के मेन फंक्शन क्या है, कौन से ऐसे मेन फंक्शन है जिसलिए न्यूक्लियोलस हमको पढ़ाया जाता है, ये न्यूक्लियोलस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए न्यूक्लियोलस के अगर फंक्शन की हम बात करें तो न्यूक्लियोलस के 3 फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के जो 3 फंक्शन है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं। और ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब ये डीएनए से आरएनए बनाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इसका पहला काम है। तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है जो कि ऑफ द जीन दैट कोड फॉर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को जो जीन प्रोड्यूस करता है उस जीन को ये ट्रांसक्रिप्ट करके राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो पहला फंक्शन हो गया न्यूक्लियोलस का जीन का ट्रांसक्रिप्शन, जीन को आरएनए में कन्वर्ट करना। तो ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है जो कि राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है। अगर दूसरे फंक्शन की हम बात करें तो ये राइबोसोमल सब यूनिट्स की असेंबली भी करता है। असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो ये 2 फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फंक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पढ़ने जाएंगे न्यूक्लियस का, और जो थर्ड पार्ट है हमारा वो कहलाता है क्रोमैटिन। सॉरी फोर्थ पार्ट आपका जो है क्रोमैटिन कहलाता है। तो क्रोमैटिन के साथ ही हमारा न्यूक्लियस ओवर हो जाएगा, न्यूक्लियस हमारा क्लोज हो जाएगा। तो आप डायग्राम और जो भी कंटेंट लिखवाया है उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया है? यस सर। तो अगर आप देखें किस प्रकार क्रोमोसोम जो है आपका, अगर आप देखें कि किस प्रकार क्रोमोसोम आपका डीएनए तक फॉर्मेशन होता है, तो देखिए कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम रहता है। तो ये है आपका क्रोमोसोम, ये है आपका क्रोमोसोम। इसके बाद यही क्रोमोसोम आपका कंडेंस होके क्रोमैटिन बन जाता है। क्रोमैटिन बन जाता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्टोन है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोमोसोम्स आपके आगे फर्दर कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनते हैं, इकट्ठे होकर एग्रीगेट होकर क्रोमैटिन बनते हैं और इसी में आपको आगे हिस्टोन मिलता है और यही आपका आगे जाके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता है डीएनए का। ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। तो ये आप देख रहे हैं ये आपका डीएनए है। तो फोर्थ पार्ट जो हमको पढ़ना है, फोर्थ पार्ट है हमारा क्रोमैटिन। अगर फोर्थ पार्ट की हम बात करें तो फोर्थ पार्ट है आवर क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमैटिन हमारा बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, आनुवांशिकता का आधार है। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता का आधार है। क्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी विस्कस होता है और यहाँ दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाते हैं और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स और सेकंड है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स।
तो अगर आप क्रोमैटिन को कहें सरल भाषा में, तो क्रोमैटिन आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म है डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का। तीन चीज़ें आपको क्रोमैटिन के अंदर मिलेंगी, एक डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म, इट इज ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का ये आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जिसमें दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक, तो क्रोमैटिन के बाद आप ये समझिए कि जो यूकैरियोटिक सेल का क्रोमैटिन है वो रेशेदार होता है, यानी यूकैरियोटिक क्रोमैटिन जो है वो फाइब्रस होता है। तो यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज फाइब्रस। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज फाइब्रस। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज फाइब्रस। यूकैरियोटिक का जो क्रोमैटिन है वो आपका फाइब्रस होता है। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपके बेसिक अमीनो एसिड्स के द्वारा बनते हैं, मेड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स, मेड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स के द्वारा बनते हैं और डीएनए के साथ ये 1:1 रेशियो में होते हैं। जितना आपका हिस्टोन प्रोटीन होगा उतना ही डीएनए होगा, 1:1 रेशियो विद डीएनए। वहीं पर अगर हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है इनका मेन कंसर्न होता है आपका जीन एक्सप्रेशन से, जीन को एक्सप्रेस करते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर कंसर्न्ड विद जीन एक्सप्रेशन, आर कंसर्न्ड विद जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन से आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन का कंसर्न रहता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जीन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो ये बात हमने आपको बताई हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड्स के द्वारा बने होते हैं और इनका जो डीएनए के साथ एसोसिएशन होता है वो 1:1 के रेशियो में होता है। वहीं पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो जीन एक्सप्रेशन के साथ कंसर्न रहते हैं, क्योंकि हमारे क्रोमैटिन में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसके साथ डीएनए और आरएनए भी होता है। तो इसके बाद इसमें एक दो पॉइंट और है जो हम क्रोमोसोम्स में भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी पढ़ सकते हैं, तो इसको हम यहीं पर आपको करा दे रहे हैं। ठीक, तो क्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमैटिन के पास न्यूक्लियोसोम होता है। क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन के पास आपका न्यूक्लियोसोम भी होता है। ठीक, अगर न्यूक्लियोसोम की हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम जो है इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल H1 का, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H1, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H1 का एक सिंगल मॉलिक्यूल और इसके साथ साथ हिस्टोन आपका न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट होता है एंड हिस्टोन इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोसोम, इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमैटिन में आपका न्यूक्लियोसोम होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल H1 का और हिस्टोन का आपका न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये एक पॉइंट और नोट डाउन आप कर सकते हैं इसमें। तो न्यूक्लियोसोम डीएनए जो है इसके दो पार्ट हैं। न्यूक्लियोसोम डीएनए में एक कोर डीएनए होता है, दूसरा इसके पास लिंकर डीएनए होता है। तो एक होता है इसके पास कोर डीएनए और दूसरा पार्ट कहलाता है लिंकर डीएनए। इसको आगे हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कोर डीएनए क्या है, लिंकर डीएनए क्या है, और भी इसमें बातें पढ़ेंगे।
तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए क्लास में आपका इतना ही है, और कल हम लोग जो है क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, उसमें क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, वैक्यूल्स पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। कल आपका मेजर टेस्ट है। मेजर टेस्ट में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। यूनिट 1 जो है क्लास 12th की, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप लोग आज उसकी अच्छे से तैयारी करिए। हम लोग मंडे को मिलते हैं। मंडे को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।